हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 209 से। यहाँ पर 5 क्वेश्चन हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। सो इसका जवाब होगा नेचर ऑफ द मटेरियल पे जो है रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। कहने का मतलब यह है कि अगर सिल्वर वायर हम इस्तेमाल करें, ठीक है, तो बहुत कम रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड करेगा और इसकी इसी वजह से इसको बेस्ट कंडक्टर कहा जाता है, बिकॉज सिल्वर वायर ऑफर्स मिनिमम रेजिस्टेंस, वेयर एज अगर इसकी जगह पर हम ड्राई पेपर इस्तेमाल कर लें जिसमें करंट बिल्कुल फ्लो करता ही नहीं है, विच ऑफर्स मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ मटेरियल की बात हो गई। दूसरी चीज जो है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है लेंथ ऑफ वायर, और यहाँ लिखा गया है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। कहने का मतलब यह है जितना बड़ा आपका वायर होगा उतना ही ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो इसको कहते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना। ठीक है, किसी एक चीज के बढ़ने से दूसरी वैल्यू भी बढ़ जाती है। ठीक है, तीसरी चीज है टेम्परेचर, और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, कि जितना ज्यादा टेम्परेचर आप इंक्रीज करवाओगे रेजिस्टेंस भी उस तरह से इंक्रीज कर जाएगा। फिर चौथी बात आती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बस इस चीज के ये उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा एरिया बढ़ता है वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इससे होगा ये कि हमारा जो करंट का फ्लो है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा होगा। मगर रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि रेजिस्टेंस वो डिक्रीज कर जाएगा इफ एरिया इंक्रीजेस, और एरिया जो है वो डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब डायमीटर पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए डायमीटर का स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। ठीक है, इनवर्सली। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाता है, डायमीटर को डबल कर दिया गया, तो रेजिस्टेंस पे इसका असर क्या होगा? तो उसकी बात जो है कुछ इस तरीके से निकल के आएगी। हमें पता है इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो डायमीटर क्योंकि डबल हो चुका है, ठीक है, और इसका स्क्वायर भी होता है ना, तो 2 2 हो जाएगा 4 डी स्क्वायर। तो अगर मैं देखूंगा 1/d स्क्वायर तो ओरिजिनल वैल्यू है ना, ये देखिए, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1/4 टाइम्स से क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, डायमीटर के डबल होने से रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स थे रेजिस्टेंस के। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है will the current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material, ठीक है, when connected to the same source and why। तो कह रहे हैं कि करंट जो है वो ज्यादा इजीली थिक वायर से फ्लो करेगा या फिर थिन वायर से फ्लो करेगा अगर हम सेम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। मतलब दोनों मैंने दो वायर लिया, थिक लिया और थिन वायर लिया, दोनों कॉपर वायर के हैं और दोनों को सेम सोर्स सेम बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। तो हमें ये बताना है कि करंट थिक वायर से ज्यादा इजीली फ्लो करेगा या थिन वायर से। तो हमें पता है करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, मतलब करंट अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, और हमें ये भी मालूम है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। ये हमने फैक्टर ऑफ देखा था अभी लास्ट क्वेश्चन में। तो थिक वायर जिसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, थिन वायर के मुकाबले में, मतलब उसका एरिया ज्यादा है, और हमें पता है एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। और हमें ये भी पता है कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के, तो करंट क्या है? रेजिस्टेंस देखिए घट रहा है, तो करंट को आई से डिनोट करते हैं तो करंट इंक्रीज कर जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एरिया के बढ़ने से करंट की वैल्यू भी बढ़ गई। दैट इज व्हाई करंट विल फ्लो मोर इजीली थ्रू थिक वायर। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का वो कांस्टेंट मान लिया गया है।
while the potential difference across the two ends component decreases to half of its former value। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस ओरिजिनल मान लीजिए v थी, बदलकर v डैश जो है वो इसके जस्ट आधा हो चुका है, v/2, ठीक है, फ्रॉम इट्स फॉर्मल वैल्यू। फॉर्मल वैल्यू क्या है? ये फॉर्मल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है, और इससे जो पोटेंशियल डिफरेंस था अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंपोनेंट वो आधा हो चुका है, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट, ठीक है। बाय ओम्स लॉ हमें पता है, ओम्स लॉ क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। क्या मतलब हुआ कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करता है तो करंट भी क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। दैट इज वाई हम कह सकते हैं इफ पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस टू half, therefore current will also decreases to half। मतलब अगर मान लीजिए जब ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस v था तो उस वक्त करंट हमने मान लिया कि ओरिजिनल I था, तो I डैश क्या हो जाएगा? I डैश हो जाएगा, क्योंकि करंट पोटेंशियल डिफरेंस आधा हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, तो जो करंट है वो भी आधा हो जाएगा, ठीक है। तो वही पूछ रहे हैं व्हाट चेंज विल ऑकर इन द करंट थ्रू इट, ठीक है। तो करंट भी आधा हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस के हाफ होने की वजह से, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है, बाय ओम्स लॉ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड अप ऑफ एन अलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल, ठीक है। क्यों जो कॉइल्स होते हैं इलेक्ट्रिक टोस्टर के या इलेक्ट्रिक आयरन के, वो अलॉय के क्यों बने होते हैं बजाय प्योर मेटल के क्यों नहीं बने होते, ठीक है। हमें मालूम है कि अलॉय इसीलिए बनाया जाता है, जो अलॉय बेसिकली होमोजेनियस मिक्सचर होता है मोर देन 2 मेटल्स का, ठीक है, या उसमें नॉन मेटल्स भी आते हैं। तो अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर, मतलब जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो अलॉय जो है वो जलते नहीं है, ठीक है। फॉर दिस रीजन they are commonly used in electrical heating devices like electric iron toaster, whereas pure metal अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो जो हीटिंग एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है उनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। अब रेजिस्टेंस हाई होता है तो हमने देखा था कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे प्योर मेटल अगर इस्तेमाल कर लिए जाए तो वो मेल्ट कर जाते हैं, मेल्ट कर जाएगा तो फिर इसका फायदा नहीं रहेगा। दैट इज वाई alloy are used in the elements of toaster and electric irons, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा बट नॉट द लीस्ट, और भी क्वेश्चन देखेंगे हम, और सारे क्वेश्चन, सारे सवाल, सारी थ्योरीज जो है हमने डिस्कस किए हैं वो आपको मिलेंगी प्लेलिस्ट के अंदर, आप देख सकते हो जाकर, ठीक है। लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको टेबल इस्तेमाल करनी है, टेबल 12.2, और जवाब देना है विच अमंग द आयरन और मर्क्यूरी इज अ बेटर कंडक्टर। हमने टेबल देखी थी रेजिस्टिविटी की, जिसमें हमने देखा था मर्क्यूरी का जो रेजिस्टिविटी थी वो आयरन से ज़्यादा थी। और रेजिस्टिविटी क्या है? वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वो बताती है कि करंट के फ्लो करने की वजह से जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होता है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ एन आयरन वो कितनी है? 10 × 10⁻⁸, जबकि रेजिस्टिविटी मर्क्यूरी की 94 है × 10⁻⁸, ठीक है। तो अब ये बताइए 10 और 94 में कौन बड़ा? सही सी बात है, जो मर्क्यूरी की रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसी वजह से रेजिस्टिविटी जिसकी कम होगी उसी को बेटर माना जाता है। तो आयरन इज बेटर कंडक्टर विच हैज़ लेस वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब हम बात करेंगे विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर, ये पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो रेजिस्टिविटी अगर हम देखें उस टेबल में तो हमें इतनी दी गई है, और उसमें सबसे कम रेजिस्टिविटी की वैल्यू इसी की है। दैट इज वाई सिल्वर हैज द लीस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट इज वाई वी कॉल्ड सिल्वर एज द बेस्ट कंडक्टर, ठीक है। और वैसे भी सिल्वर हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही के लिए बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, ठीक है।
आई होप आपके समझ में आया होगा, ठीक है, हमने क्या बातें करी हैं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट, और कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके, ठीक है। और ये भी बताइए कि आपको समझ में आता है कि नहीं, तो ताकि मुझे पता चले और मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।